बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त एक अजीब सी हलचल मची हुई है। कहीं ऐसा लग रहा है कि जंग किसी वक्त भी बढ़ सकती है और कहीं ये महसूस हो रहा है कि सुलह हो सकती है। एक तरफ सुलह और जंग की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की कुर्सियां जो हैं वो चली जाएंगी। तो इन तमाम हालात के ऊपर हम बात करते हैं अपने मेहमान आली जनाब सैयद सुलेमान अहमद साहब से। सैयद सुलेमान अहमद साहब हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, कि लगातार तबादला ख्याल करते हैं और न्यूज़ एंड व्यूज़ के अपने प्रोग्राम में अपनी कीमती राय हमारे साथ रखते हैं और हम एक दूसरे से मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात के ऊपर अपने अपने ख़यालात आपके सामने पेश करते हैं और एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले सैयद सुलेमान अहमद साहब का इस्तकबाल करते हैं। सैयद सुलेमान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आदाब। सुलेमान साहब, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं जी। सबसे पहले जो है, आप ये देखिए कि समंदरों के अंदर एक तरफ अमेरिका का अलर्टनेस दिख रहा है और उनके असलहे बरदार शिप्स, कार्गो ये आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने हलचल मचा दी है कि ईरान की फोर्सेस ने अपने अलर्टनेस को जाहिर करने के लिए अपने ड्रोन को अब्राहम लिंकन तक भेजना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मोटर बोट्स भी भेजना शुरू कर दिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान का जो ड्रोन था वो अमेरिका के बेड़े के ऊपर उड़ रहा था और उसको मार दिया गया। दूसरी तरफ इस खबर का ईरान ने किसी तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं किया, लेकिन जो ज़मीनी हालात ये हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ईरान के ड्रोन और ईरान के मोटर बोट्स ने इस तरह से घेरा अमेरिकन शिप को कि उसको अरेबियन सी में जाना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जंग का मैदान तो नहीं कह सकते, इसलिए कि जंग का मुहाज है, समुद्री जंग है और समुद्री जंग एक बहुत ही खतरनाक जंग होती है। इसलिए कि पाली में अगर जरा भी गिरा तो डूबा, खत्म हुआ। और सारी तारीख का सबसे बड़ा घेराव हुआ है ईरान पे। बिल्कुल सही। इतनी फायर पावर, जिसमें न्यूक्लियर पावर भी मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, टोमोहॉक भी है, टोमोहॉक क्रूज भी है, फाइटर प्लेन्स भी है, सबमरीन्स भी है, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है, डिस्ट्रॉयर्स भी है, फ्रिगेट भी है, कैरियर्स भी है, 4-4, 5-5 कैरियर्स है और एक कैरियर के साथ 3-4 डिस्ट्रॉयर चलते हैं। तो आप सोच लिए कितने डिस्ट्रॉयर हो गए, 3-4 न्यूक्लियर सबमरीन चलती है। तो इसके इतना बड़ा जमावड़ा जिसपे अमेरिका को बड़ा फख्र था, ईरान के ड्रोन उसके बाद दाद देनी पड़ेगी ईरान की कि इतने बड़े जमावड़े पे, जो समझिए कि तैरते हुए किले थे। अब ईरान के बहुत ही मामूली गन बोट्स ले, जो एक तेज चलती हुई नाव जिसपे मिसाइल लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह रहती है, और उससे घेरा ईरान ने। और ऐसा घेराव बार बार उसके ऊपर से जो ये शहीद ड्रोन जा रहे थे, यह अमेरिका के इब्राहिम लिंकन को बड़ा परेशान कर रहे थे। और अमेरिका ने 1-2 बार पहले वार्न भी किया और बार बार वो फोटो लेके भी भेज रहे थे। तो अमेरिका को इससे परेशानी थी। अब अमेरिका ने उसको मारने के लिए अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट F-35 उड़ाया और उसको मारा। अच्छा, मिलिट्री में एक स्ट्रेटजी रहती है कि
अगर एक चिड़िया मार ली है तो उसको तोप से नहीं मारेंगे। बिल्कुल सही। जैसे कि छोटा खतरा है तो उसको छोटे हथियार से, जी। बड़े खतरे के लिए बड़े हथियार से, जी। इसलिए कि यू फायर पावर भी प्रिजर्व रहती है और हाँ। बड़े सवाल सेफ भी रहते हैं। हाँ, सही बड़े सवाल को महफूज भी करना रहता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी और जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स थी और जो ये मिसाइल बैटरी वगैरह थी, क्या ये लाकाफी थी शाहिद ड्रोन को मारने के लिए? अच्छा, उन्होंने कई लेयर भी क्रॉस किया। हाँ, तो ये लेयर क्रॉस किया। अगर लेयर से चलते तो उनको पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल वगैरह का यूज करना होता। जब वो आ गया सीधा उनके लेकिन वो सारे सबको चकमा दे के आ गया। ये बड़ी बात वो सबको कैसे आ गया? चकमा दे के आ गया। और आ गया तो अमेरिका को एकदम से झटका लगा और उन्होंने फौरन जो है सबसे, क्योंकि लगा कि खतरा बिल्कुल पास में है, तो सबसे ताकतवर असलहा जो था उनका F-35, उसको उड़ा के उसको मारा। और दूसरी तरफ उसके फौरन बाद जो है फिर उनकी मोटर बोट्स आ गई। नहीं, उसके बाद अमेरिका की ये भागी, USS इब्राहिम लिंकन जो है भागा और अमेरिका ये ने दौड़ाया। वही कह रहे। अच्छा, भागा क्यों? देखिए, वो जो था ईरानी जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है उसके रेंज से बचना चाह रहा है। शॉर्ट रेंज मिसाइल के और करीब 1400-1500 किलोमीटर भाग गया। अच्छा, ये बताइए कि भाग के उधर कहाँ जाएंगे? उधर तो हौती है, यमन की तरफ अरेबियन सी में गए ना। वो शॉर्ट रेंज मिसाइल से क्यों बचना चाह रहा है? देखिए, लॉन्ग रेंज, ऐसे तो ईरान के पास 10-10 हजार किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल वहीं पे लगी हुई है, तो वो उसके कोस्ट पे लगी हुई है। लेकिन जो शॉर्ट रेंज मिसाइल रहती है उसमें प्लेलोड ज्यादा रहता है। मतलब अगर आप उसको आसान जबान में समझिए तो जो बम रहता है वो ज्यादा भारी रहता है। जी। तो वो जो पड़ता है उसको उससे नुकसान, डेवास्टेशन ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि शॉर्ट रेंज मिसाइल के उससे जितना भाग सके भागे। तो मैसेज तो बड़ा खराब जा रहा है कि इतना बड़ा वारशिप एक शाही ड्रोन से और मोटर बोट से डर कर वो भागता चला जा रहा है। देखिए, हम लोग ने एक बार यूं ही कहा था भी आपके प्रोग्राम में कि जो अमेरिका के बड़े वाले पहलवान आए इब्राहिम लिंकन, ये पिट ल जाए तो पिटने के डर से भाग तो रहे हैं। छोटे पहलवान से ही डर रहे हैं। हाँ, छोटे, ये मतलब शाही ड्रोन बहुत ही मामूली। हाँ, बिल्कुल सही है। $1 के वॉरशिप के मुकाबले, लेकिन इनको भागना पड़ रहा है बार बार और इधर उधर हो रहे हैं। तो जंग के हालात तो बले हुए। अच्छा, हूती ने भी कह दिया है कि हम भी जो है, उन्होंने भी तैयारी कर ली, तैयारी करेंगे और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है इस तैयारी का। और ऐसे में अमेरिका के ऊपर कॉस्ट भी बहुत पड़ रही है और दूसरी चीज है कि उनको खतरात भी बहुत पड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ तो ये जंग का माहौल है कि समंदरों में तनातनी है, ठीक है जी, दूसरी तरफ जो सुलह की बातचीत हो रही है, ठीक है, और उस सुलह के अंदर अभी ये तय नहीं हो पाया कि सुलह टर्की के अंदर बैठेंगे ये लोग बातचीत करने के लिए या ओमान के अंदर बैठेंगे। तो सुलह की बात में अब की जो कई कंट्री शामिल हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ईरान ने उनके स्पोक्समैन वगैरह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको अमेरिका से कोई बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन वो अपने पड़ोसियों के इसरार से इस सुलह पे बैठे हैं कि भाई अगर वो कह रहे हैं तो चलो उसमें चांस दे दिया जाए। पहले टर्की में सुलह होने की बेस बिछले की बात हो रही थी, मतलब पड़ोसी कंट्रीज की सलाह के ऊपर ईरान बैठने को तैयार है, ना कि जो है सलाह नहीं है, वो इजहार है, इजहार के ऊपर कि आप लोग आ जाइए तो अब बैठ जाइए। देखिए, पड़ोसी का हक होता है, पड़ोसी का भी दिल रखना चाहिए। तो वो पड़ोसी का दिल रखने के लिए पहले वो टर्की में बैठने वाले थे। अब ये खबर आई है ऐसी कि गालिबन मस्कत में जो है होगा, और उसमें टर्की भी बैठेगा, सऊदी अरब भी बैठेगा, कतर भी बैठेगा, UAE भी बैठेगा, पाकिस्तान भी और पाकिस्तान को भी जो है न्योता मिलना, इसलिए बड़ा खुश है वो। देखिए, एक बात बताइए, ये आप देख रहे हैं जी कि गजा में
आज भी सुबह बम्बार्डमेंट करके तकरीबन 24 लोगों को मार दिया गया। ये तमाम लोग जो अमेरिका के साथ बैठकर पीस की बात कर रहे हैं, गजा की, है ना, और दस्तखत कर रहे हैं, वहां तो पीस हो नहीं पा रही है। आज भी जो है 24-25 लाशें इजराइल ने गिरा दी, उसमें औरतें और बच्चे हैं, और ये कहा कि साहब फिलिस्तीनियों की तरफ से हमारे ऊपर फायर हुआ था एक फौजी के ऊपर, तो उन्होंने इतना बड़ा बम्बार्डमेंट कर दिया। तो ये जो पीस के लिए ये लोग बैठ रहे हैं, इतनी बैठक ये लोग वहां कर चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, कतर में, इजिप्ट में, उसके बावजूद इन लोगों ने ईरान से क्यों ये चाहा कि ईरान बैठ जाए और अमेरिका से बातचीत करे, उस अमेरिका से बातचीत करे कि जो इससे पहले ओमान की बैठक में धोखा दे चुका था। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब एक ईरान जो है ये साफ कर चुका है कि अगर जंग हुई तो इस बार जंग जो है वो खाली अमेरिका से नहीं बल्कि पूरी रीजनल वॉर होगी, क्योंकि अमेरिका के जितने इत्तेहादी हैं और जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है, यानी अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट है या अमेरिकन मिलिट्री इंटरेस्ट है, उसको हम अटैक करेंगे। तो ये सारे मुल्क वो है कि जिनके यहाँ अमेरिकन बेसिस है और अमेरिकन मिलिट्री और अमेरिकन बिजनेस एसेट दोनों है। जी जी जी। और उसने कुछ जगहों को तो पॉइंट आउट किया है, जैसे यूएई के बेस को पॉइंट आउट किया है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, यूएई का, कतर का, जॉर्डन का, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बेसेस नहीं देंगे। पॉइंट आउट किया है, कहने के बावजूद भी वहाँ बेसेस के ऊपर तमाम दूसरी चीज ये जहाज उतर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स पहले भी आ जाती थी इमेज, लेकिन अब जो चाइनीज सैटेलाइट्स है ये बहुत ही साफ और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर दे रही है। वो क्लियर कर रहा है दुनिया के सामने। जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता है कि क्या है, और यूं समझ लिए तो वो बार बार पता चल रही है, वो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो अरब है इनका बिजनेस को भी बहुत लॉस होगा अगर ये वॉर हुई। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो पूरी दुनिया को लॉस का सेल रुक जाएगा, इनके अब बाहर के जो लेबर है वो ज्यादा लगेगा। तो ये इन लोग की भी बहुत ज्यादा वो है कि जंग ना हो, सुलह हो जाए। अच्छा, सुलह के ऊपर जो बातें चल रही हैं, सुलह में तो ईरान का एजेंडा तो बहुत क्लियर है। पहले दिन से ओमान की भी जो मीटिंग हुई थी, वहां भी अमेरिकाई के साथ मीटिंग चल रही थी, उसमें भी बातचीत कही थी कि हम इनरिचमेंट जो है उस हद तक नहीं करेंगे कि जिससे हम न्यूक्लियर बना लें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जब ये बात हो रही थी, फर्स्ट ईरान के अटैक से पहले, उस वक्त रशिया ने ये गारंटी दी थी कि भाई अगर आपको ये डाउट है कि ये जो इनरिच यूरेनियम उनके पास है ना, ये अगर आपको ये डर है कि इससे ईरान जो है एटम बम बना लेगा, तो वो इनरिच यूरेनियम रशिया आ जाए। ठीक है, आप इस जंग को न कीजिए। ये बात चल रही थी, उसी बात के बीच में ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया और ये कहा गया कि हमने वो जो 400 किलो इनरिच यूरेनियम थी उसको खत्म कर दिया और जो जितना भी प्लांट लगा था हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब फिर वही यूरेनियम की बात आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये ऐसा है कि अमेरिका की जो परमानेंट पॉलिसी है कि वो हर वो मुल्क उस खित्ते का जिससे इजराइल को खतरा है और जो इजराइल के खिलाफ कुछ कर सकता है, उसको इस लायक ला छोड़ो कि वो इजराइल को खतरा पहुंचे और कुछ कर सके। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। तो अब बहाने वो बार बार तलाशते हैं। अच्छा, ईरान भी इसमें साफ कर चुका है। एक तो बात ये है कि टर्की भी कह रहा है कि यूरेनियम हमें दे दो, ईरान तो नहीं देगा। ईरान कह चुका है कि अब किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। ना टर्की को ना रशिया को। बिल्कुल सही। अब टर्की को दे दे, टर्की का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो नेटो का बेस है। बिल्कुल सही। अच्छा, पुतिन साहब बहुत रिलायबल आदमी है, लेकिन ये है कि वो मुल्क है वो हमेशा नहीं रहेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन को देख ली, उसने अपना
न्यूक्लियर वो वेपन दे दिया था, आज उसके क्या हाल है। जी जी। और अभी कल की ये न्यूज है कि कर्नल गद्दाफी के लड़के को उसके घर पे 4 लोगों ने घुस के मार दिया। ये गद्दाफी साहब भी बहुत अच्छे लीडर थे, अरब के बड़े मजबूत थे, लेकिन उन्होंने अपना यूरेनियम और वो दे दिया, सरेंडर कर दिया। और आप देख ले, आप लोग तारीख बेहतर जानते हैं। तो ईरान ने कह दिया कि यूरेनियम हम देंगे तो नहीं। मतलब हाँ, ये ईरान का ये है कि आपको अगर खौफ है कि इससे हम एटम बम बना लेंगे तो हम और इनरिच नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये एक बात। दूसरी चीज ये कह रहा है अमेरिका की मिसाइल प्रोग्राम जो है तुम्हारा, जो हाइपरसोनिक और इतनी लॉन्ग रेंज मिला रहे हो, वो सारी मिसाइल का रेंज कम करो, सारी मिसाइल की वो जो स्पीड वगैरह हाइपरसोनिक वगैरह की वो सब कम करो। वो तो ईरान मानेगा नहीं। वो भी ईरान ले कह चुका कि इसका कोई सवाल नहीं उठता। देखिए, ईरान की जो मिलिट्री, अमेरिका घबराता इसलिए है कि जो दुनिया की जितनी आर्मी है वो उसी प्लेन पे चलती है जो प्लेन ये वेस्टर्न ने सेट किया है कि टैंक का जवाब टैंक, जहाज का जवाब जहाज। लेकिन ईरान के साथ ये है कि ईरान का ऐसा नहीं है। ईरान के साथ ये है कि एक वही फिर वो शेर याद आता है कि मुश्किलें पड़ी हम पे इतनी कि मेरी मुश्किल आसान हो गई। जो ईरान इराक वॉर था, जैसे ही ईरान बना तो उसमें छिड़ गया, और उसमें रशिया भी इराक के साथ था और ये अरब मुल्क ईरान के खिलाफ थे, तो ये अमेरिका भी। तो उसको कहीं से हथियार मिल नहीं रहा था, तो जो उसको सब कुछ खुद करना पड़ा। इतनी मुश्किल पड़ी कि उसकी मुश्किल ही आसान हो गई कि उसको सारी चीज खुद करना पड़ा। तो ये सब लोग कहते हैं कि हम डिफेंड करेंगे। ईरान कहता है तुम नुकसान पहुंचाओगे, हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। तुम जहाज से मारोगे, हम मिसाइल से मारेंगे। देखिए, ईरान का जो हमें एंगल दिखा जी, उन्होंने सामने वाले दुश्मन की कैपेसिटी नापा कि अगर हम आपको फायर करेंगे तो आपके पास कितने मिसाइल्स को रोकने का इंटरसेप्टर है। ठीक है, उन्होंने कहा हम उसका डबल मार देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर 500 मिसाइल्स मारी जाएंगी तो आप इंटरसेप्ट 500 ही कर पाएंगे। ठीक है, हम 1500 मारेंगे तो वो 1000 जो होंगी वो क्या होगी। दूसरी बात चीज, ईरान ने अपनी एक स्ट्रेटेजी दिखाई कि पहले हम बहुत सस्ते ड्रोन्स भेजेंगे, नुकसान तो वही पहुंचाएंगे। तो अब उन सस्ते ड्रोन्स के लिए तुमको महंगा मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम ये तो नहीं कहोगे कि भाई सस्ता थोड़ा सा जो है गिर रहा है तो गिर जाने दे हमारे यहाँ। तुम्हारी बेइज्जती होगी कि यह आकर गिरा रहा है पेलोड, थोड़ा ही से पेलोड गिरा रहा है। तो अब ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि तुम्हारा जितना डिफेंस सिस्टम है हम उससे ज्यादा ऑफेंस करेंगे। तो ये एक सरदर्द बना हुआ है। आज इजराइल के अंदर जो है प्रैक्टिस हुई है, आज इजराइल के अंदर प्रैक्टिस हुई है कि 2000 मिसाइल अगर आएगी तो वो जब लॉस पहुंचाएगी तो हम कैसे लोगों को, जख्मियों को उठाएंगे और कैसे क्या करेंगे, उसकी आज प्रैक्टिस हो रही है। इसके मतलब क्या है, पहले कहा कि 700 से ज्यादा हम नहीं कर सकते, डिफेंस कर सकते, आज 2000 को रोकने की या उसके जरिए जो नुकसान होगा उसको उठाने की एक प्रैक्टिस आज इजराइल के अंदर हुई है। साथ ही साथ विटकॉफ जो है, जो सुलह के लिए जा रहे हैं बैठने के लिए, विटकॉफ वहां से चले हैं और आए हैं इजराइल के अंदर। कहाँ है? इजराइल के अंदर। यानी सुलह के लिए सीधे वो टर्की नहीं जाएंगे या ओमान नहीं जाएंगे जहां पर भी सुलह होती है। वो पहले कहाँ आ रहे हैं? इजराइल आ रहे हैं। यहाँ इनकी बेंजामिन नेतन्याहू से और उनकी टॉप ऑफिशियल से बातचीत होगी, और साथ में ट्रम्प का दामाद कुशनेर जो जीव है, जिसने ये इब्राहिम अकॉर्ड कराया था, ये भी उस टॉक के अंदर बैठेगा, जबकि ऑफिशियली वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बैठेगा। तो जो इजराइल के अंदर ये जो बात हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका का हमेशा से ट्रेडिशन है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोई बड़ी हस्ती अगर वेस्ट एशिया जा रही है तो या तो वो पहले इजराइल जाएगी या इन लोग से मिलने के बाद इजराइल जाएगी। मतलब ये है कि वहाँ जो भी तुमने बात की, अब मामला हमारे हिसाब से जाओ बात करो, हमारे हिसाब से मामला करना।
ये उनका हमेशा से रहा है। दूसरी चीज है कि ईरान ने भी कुछ बात क्लियर कर दी है कि भाई ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हम तो ये कब कर दे और वो कब कर दे। देखिए ईरान को बड़ी दिक्कत ना, ईरान ने मिसाइल पे कंप्रोमाइज की बात नहीं की। ईरान तो ला मिसाइल पे कंप्रोमाइज की, ला न्यूक्लियर किसी को देगा, एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, इस पर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन ईरान, जैसा कि अब आप कह रहे थे कि ईरान ने कहा है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तो ईरान ने ये कहा है पहले तो जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स है, फ्रोजन एसेट्स से मतलब है कि जब ये इस्लामी गवर्नमेंट बनी तो ईरान का जो पैसा इनके बैंकों में था, अरबों खरबों डॉलर शाह के टाइप का, वो इन्होंने रोक लिया, जिसे कहते हैं कि जमा दिया, फ्रोजन एसेट्स, वो रिलीज कीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि हमें जो मेरे खिलाफ सेक्शंस लगाए वो हटाइए। तीसरी चीज ये है कि हमें स्विफ्ट से जोड़िए, हमारी करेंसी सारी करेंसी की तरह चेंज हो पाए। ये 3 ईरान की शर्त है, और जो क्या वो मान लेंगे क्या नहीं मान लेंगे ये भी बता दिया है उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, इजराइल तो चाहता है कि ईरान लॉन्ग रेंज न बनाए। इजराइल चाहता है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह को, हौती को, हजदल शाबी को, ये जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं इनको सपोर्ट बंद कर दे। इजराइल ये चाहता है कि जो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की लड़ाई छिड़ी हुई है ईरान से, वो खत्म हो जाए। तो इजराइल जो कुछ चाहता है, क्या वो कंडीशन अमेरिका इस पीस के अंदर मनवा सकता है? अगर नहीं मनवा सकता तो यहाँ पीस टॉक में क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका अपने लेवल पर बातचीत करे तो अमेरिका को क्या खतरा है कि एटम बम ना बनाए। वो तो 2015 के अंदर ओबामा के पीरियड के अंदर सिग्नेचर हो चुका था, ठीक है। और अमेरिका इतना दूर है कि उसको ईरान से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और ईरान कभी किसी के ऊपर अटैक करता भी नहीं है, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है, ईरान का इशू ये है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल का नाजायज कब्जा है, और इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। जंग सिर्फ इतनी सी है। तो अमेरिका क्या इजराइल की जंग जो है करसे से लड़ रहा है, इजराइल की शर्तों को ईरान से पूरा करा लेगा, जबकि ईरान किसी एक शर्त को मानने के लिए नहीं तैयार है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका में जो पीस टॉक पे बैठ क्यों रहा है, इसको भी एक बात समझ लीजिए। एक बात तो ये है कि अमेरिका के अंदर भी 2 ग्रुप हैं। एक बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जंग हो, साथ में जो अमेरिका के इत्तेहादी है, जो भी बड़ा वेट रखते हैं अमेरिका में, वो भी चाहते हैं जंग हो। तो अगर वो ईरान से इसरार कर रहा है तो अमेरिका से भी इसरार कर रहा है। क्योंकि उनको रिपोर्ट भी पहुंच रही कि अगर अटैक होगा तो बड़े बॉडी बैग्स आएंगे और बड़ा नुकसान होगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएगी और इत्तेहादियों को भी बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए दूसरी तरफ एक लॉबी ये है कि जो ये चाहती है कि अमेरिका जंग जरूर हो। ये वो लॉबी है, ये इजरायली लॉबी है, ज़ायलिस्ट लॉबी है, जो चाहती है जंग जरूर हो। उनको लगा, उनके हिसाब से ये ग्रेटर इजराइल के लिए जंग जरूरी है और इजराइल के हिफाजत के लिए जरूरी है, इसलिए उनका प्रेशर है। और उनका प्रेशर ऐसा वैसा नहीं है, उनका प्रेशर ऐसा है कि एक तो जो अमेरिका में इधर फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो देखिए, इनका फाइनेंस और इनका फाइनेंस पे कंट्रोल इजरायलिस्ट लॉबी का मजबूत है। तो ये जो बहुत सारी दिक्कतें और उलझने जो लाए वो इन्हीं लोग के चलते। मैं यहाँ पर एक बात रखूं जी। अभी जो रिपोर्ट आई है, जो जेफरी एप्स्टीन का केस खोला गया है जी, उसमें रिपोर्ट ये आई है कि जेफरी एप्स्टीन वो अपना वहां पर सेक्स स्कैंडल ही नहीं चला रहा था, बल्कि वहां पर ये रिपोर्ट आई है कि ये मोसाद का एक जाल था। ये जेफरी एप्स्टीन का नहीं खेल, ये मोसाद ने एक एजेंट वहां पर इसको करवाया था कि ताकि तमाम लोगों को वहां पर किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल कर लिया जाए, ताकि ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को पूरा कर दे। अब तो सबको पता चल गया कि जेफरी जी। देखिए, पहले जो बात कर रहे थे, एक तो ये फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज्यादा अमेरिका की है, जो ये कह रही है फाइनेंशियल लॉबी की ये पूरा डुबा देंगे। अगर
तुमने जंग नहीं की तो, और जंग करी तो पार कराएंगे। दूसरी चीजें हमेशा से अय्यारी में और जिसे कह दिए जासूसी में और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस में एक चलता है कि लोगों को से अपनी बात बनवाना, और वो बनवाने के लिए तरह तरह की लालच और तरह तरह की दहशत कायम करना, जी जिसमें ये गंदी हरकतें भी होती आई है और हमेशा से रही है। छोटे जेफरी एप्स्टीन, देखिए जेफरी एप्स्टीन जो है इस्तेसाल के साथ में वहां पर उनको काटा गया, ऐसी खबरें आ रही है छोटे बच्चों की। जी ये भी करते हैं, यहाँ तक कि ये भी है कि ये लोग इंटेलिजेंस वाले कभी कभी काला जादू और कबाला इन सब वो सब है वहां पर, ये भी इन सब का भी हेल्प लेते हैं, वही सब चल रहा है। जो फोटोएं हैं वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान की भी है फोटो, की भी पिक्चर्स है जेफरी एप्स्टीन के साथ, और अरब के कई बहुत जिम्मेदार लोग, यूएई के बड़े जिम्मेदार लोग, बहुत से शहजादे और शहजादियां हैं वहां के ऊपर, कतर के प्राइम मिनिस्टर और ये लोग हैं, और अमेरिकन भी बहुत सारे कह रहे हैं कि गालिबन जो गजा में हुआ उस पर जो ये लोग चुप रहे उसकी वजह ये है कि ये जेफरी एप्स्टीन के फाइल के ब्लैकमेल से ये दबे हुए थे। अब तो पूरी दुनिया में ये भी रिपोर्ट जा रही है कि जो छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं वो सब वहां पहुंचाए जाते थे। आज तो दुनिया के अंदर बड़ा हंगामा मचा है कि आखिर ये जो पूरी दुनिया से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और जो बच्चे वहां जा रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और अभी इस पे तो बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं। ऐसा है कि जो लॉबी और एक सेकंड, और हिलरी क्लिंटन जिन्होंने जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिन्होंने कहा वी क्रिएटेड अलकायदा, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन भी उसमें इन्वॉल्व है। अरे इलॉन मस्क भी, इलॉन मस्क भी, और बिल गेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए लिस्ट बड़ी लंबी है और बड़ी दूर तक जाएगी। जी समझा। असल में देखिए जब लोग कहीं पे कुछ लोग दूसरों पे राज करना चाहते हैं, दूसरों से चाहते हैं जो काम चाहे हम कह दे, जो काम मेरा हुक्म की तावील हो। भाई ये ह्यूमन राइट्स की बातचीत कर रहे हैं, वहां जो कुछ हुआ है, जो रिपोर्ट आ रही है बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये लोग ह्यूमन राइट्स की बातचीत करते हैं। देखिए ये भी पता चल रहा है कि कोरोना वाला वायरस जो है वो भी कोरोना की वैक्सीन को बेचने के लिए बिल गेट्स ने बहुत बड़ा ड्रामा वहीं पर किया है। देखिए उसमें ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये इसमें इतने ज्यादा फाइल्स है कि जिसके लिए वक्त वो कब पड़ जाएगा। लेकिन आप ये समझ लिए कि उसका इससे क्या मतलब है, उधर नहीं देखिए उसका इससे मतलब ये है कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, यूएई के शेख है, कतर के एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये पावरफुल लोग जब एप्स्टीन फाइल से मैसॉड के एजेंट्स के हाथ दबे रहेंगे, तो जब कोई बात जिसपे वो कह देंगे कि ये काम करो, वो इनको करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके हाँ पे हाँ और उनको ला पे ला करना पड़ेगा। अब आप देख लिए कि ट्रम्प के ऊपर जग की इतनी प्रेशर है कि ट्रम्प के अंदर के कैबिनेट के कई लोगों ने रिजाइन कर दिया, और ट्रम्प को इतना परेशान है इतने टाइम अंदर से वो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका में जो अदालत जो ये सब ट्रम्प के खिलाफ केसेस सुन रही थी, उसने ट्रम्प की जो पूरी लॉ टीम थी उनको झूठा करार दिया। जी। और डायरेक्ट सेनेट भेजा कि ट्रम्प का इम्पीचमेंट हो। अच्छा, और ये भी दोनों की कुर्सी पे पड़ा हुआ है, नेतन्याहू की भी कुर्सी को है, ट्रम्प की भी कुर्सी को है। ये लिख के रख लिए कि अगर हमें ये लगता है, आई हैड गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अगर ट्रम्प जंग नहीं करेंगे तो ट्रम्प का इम्पीचमेंट भी होगा और हो सकता है जेल भी जाए। अच्छा। अगर जंग नहीं करेंगे तो, और जंग करेंगे तो जीत भी तो नहीं पाएंगे। हाँ, जंग करेंगे तो उनको जीत भी नहीं दिखाई पड़ रही है। फिर ये जंग क्यों की जा रही है, सवाल तो ये पैदा होता है। इजराइल के लिए की जा रही है, कत्ल गारत गरी खुरेजी के लिए की जा रही है। जिस ईरान को कि रिजीम चेंज कर रहे थे, आज उनके साथ तो टेबल पर बैठने की बातचीत कर रहे हैं। अब उसी रिजीम के साथ बैठ रहे हैं ना। टेबल पे जो बैठ रहे हैं
वो अपने इत्तेहादियों के इसरार से बैठ रहे हैं, ठीक है, टेबल से कोई रिजल्ट ही निकलने का। फिर समंदर से भाग भी रहे हैं, बेड़ा लेके आए हैं एक तरफ लड़ने के लिए, फिर समंदर से भाग भी रहे हैं, ठीक है। दूसरी बातचीत है, जंग भी करना चाहते हैं और कहते हैं कि अपने एलाइज के साथ में के वजह से बैठ भी रहे हैं। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जंग होली है, ये बात मान के चलिए कि जंग होली है, और अगर जंग नहीं हुई तो ट्रम्प पीछ हो गए और बहुत मुमकिन है कि जेल भी जाए। और बेंजामिन नेतन्याहू की भी कुर्सी जाएगी, ये भी आप देख लीजिएगा। अगर जंग नहीं होती, अगर जंग नहीं होती तो बेंजामिन नेतन्याहू भी जेल जाएंगे, ट्रम्प भी जेल जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी जाएगी, ट्रम्प की कुर्सी जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल एक इलीगल स्टेट है जिसके हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए हम उनकी कुर्सी रहने और जाने में बहुत देर बात नहीं करना चाहते। लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और वहां पे ये हो रहा है, ये इसका असरात दुनिया पे पड़ेगा, और ये जो दुनिया पे राज करने की ताकत है। अब आप देख लिए कि आज अब इन्होंने इंडिया से कह दिया कि अब आप जो है वेनेजुएला का तेल आपके यहाँ साफ होगा जामनगर रिफाइनरी में, इसलिए कि दुनिया की 3-4 रिफाइनरी थी जो वेनेजुएला तेल साफ कर सकती थी। आपके ऊपर जो है टैरिफ कब कर दिया, 25% था, 18% कर दिया, 7%। 25% था कहाँ, 25% तो बढ़ाया गया था, फिर 18 कर दिया गया, 18 7% घटा दिया, 18 कर दिया। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि साहब दुनिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए, और रशिया से भी तेल नहीं लेंगे आप, रशिया से भी नहीं लेंगे, ईरान से भी नहीं लेंगे तेल। तो ये जो एक तरफ तो आप कहते थे दुनिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई एम्बार्गो ना हो, और जब ये कंट्रीज, इंडिया जैसा कंट्रीज अपने गरीबों को सस्ता खाना या सस्ती खाद या सस्ता डीजल देता था तो कहते थे सब्सिडी मत करो, ट्रेड फ्री होना चाहिए। अब ये बताइए, ये कोर्स ट्रेड है, ये धमकाने में ट्रेड है कि रशियन तेल ना खरीदो और ईरानी तेल ना खरीदो। जी। और ये पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूंकि सुलेमान साहब टाइम खत्म हो रहा है, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि समंदर के अंदर के हालात बहुत टेंस में हैं, और जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि रीजनल पावर्स ये चाहती थी कि ईरान एक बार नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर आ जाए। ईरान ने जो कंसर्न दी है वो ड्यू टू रीजनल पावर्स दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठा सबको रहे हैं कि आओ बैठो, तुम सुन लो, तुम भी विटनेस रहो कि वहां के ऊपर क्या क्या बात हो रही है, ताकि तुम मुतमईन हो जाओ अब अगर हम जंग के लिए उतरते हैं तो कल तुम न कहना। इसलिए ईरान ने बहुत ही टैक्टफुली इन सब को इन्वॉल्व कर लिया, जिनका कनेक्शन जो है गजा से भी है, क्योंकि इस जंग का सारा जो सेंटर पॉइंट है वो फिलिस्तीन है। इसलिए और ये तमाम लोग जो हैं नेगोशिएशन में अमेरिका के साथ बहुत दिनों से लगे हैं, तकरीबन 3 साल हो रही है जब से गजा की बातचीत हुई है। इसलिए इनको भी बैठाया जा रहा है, बात भी हो रही है, अंदर वहां तैयारी भी हो रही है। हालात ये हैं कि इस वक्त 2 लोग सबसे ज्यादा प्रेशर में हैं। एक बेंजामिन नेतन्याहू, एक तरफ उनको ईरान के मिसाइल का खतरा है, दूसरी तरफ सितंबर तक अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं तो उनको कुर्सी से उतरने का खतरा है, वो इलेक्शन हार जाएंगे और वो जेल भी चले जाएंगे। दूसरी तरफ ट्रम्प जो हैं वो पूरी तरीके से हमला करने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। अंदर के प्रोटेस्टर से कहा कि आई एम ऑन द वे। ये सब सारी बात करने के बावजूद वो रिजीम चेंज नहीं कर पाए। इतना अहम सबनेशन लेके आने के बावजूद जो है वो सुलह की टेबल के ऊपर बैठ रहे हैं। उनको खतरा यह है कि कहीं उनके यहाँ बॉडी बैग्स जो हैं वो अमेरिकन से आ ना जाए, और ड्रोन जो हैं बेड़े के ऊपर, बहरी बेड़े के ऊपर उड़कर बता रहे हैं कि हम तुमसे डर नहीं रहे हैं, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प 2 तरफ से फंसे। जंग करते हैं तो उनकी कुर्सी जाती है, जंग नहीं करते हैं तो उनकी कुर्सी जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मार्च तक या मार्च से पहले ही ट्रम्प से दुनिया वालों को निजात मिल जाएगी, और सितंबर में बेंजामिन नेतन्याहू से दुनिया को निजात मिल जाएगी।
हमारी दुआ ये है कि जंग न हो, और जंग करवाना इस वक्त ट्रम्प से कहीं ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है, और वो लॉबी जो इजराइल के अंदर बैठी हुई है, विटकॉफ जिसके साथ बैठे हुए हैं, और ये लोग जा रहा है कुशनेर वहां के ऊपर बात करने के लिए। अब देखना है कि ओमान या टर्की के अंदर क्या बात होती है, बात होती भी है कि नहीं होती है। कहीं ऐसा तो ना हो कि बीच में जंग शुरू हो जाए। किसी का कोई कुछ भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए कि भरोसे वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो टूट चुके हैं, और अब भरोसा करना इन लीडर्स के ऊपर भी बहुत बेकार है। क्योंकि जब जेफरी एप्स्टीन की फाइल आई और उसके बाद ये पता चल गया कि दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया लोग अगर कहीं हैं तो वो तमाम लोग थे जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर मौजूद है, और उनकी पिक्चर अब सारी दुनिया देख रही है। नाज़रीन, ये कितने बड़े बड़े जालिम हैं, वक्त ने इन सब के चेहरों को बेनकाब कर दिया है। अब आप हमें, हमारे मेहमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।